तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर। आज हम बात करेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स के एक और करंट अफेयर्स पे जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। कल आरबीआई ने जारी किया था, तो अब हेडिंग डालेंगे डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। आरबीआई ने क्या किया था, कल है ना एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें है ना जो अभी साल निकला है 2022, उसमें उसने डीसिप्स करके कुछ है ना कुछ बैंकों को माना है। हर साल ये लिस्ट जारी करता है। तो हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे, कहाँ से इसका कंसेप्ट आया, क्यों ये लाया जाता है और क्या सब चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड अपन देखेंगे। देखो क्या एक संस्था है, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड होता है बच्चों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी होता है। एफएसबी कहाँ है ये बच्चों? ये बेसल में है। बेसल सिटी है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है बेसल, जहाँ पे एक और संस्था है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस, जो फेमस है किस के लिए? अपने बेसल रूल के लिए फेमस है। तो ये बेसल शहर में एक संस्था है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये क्या करता है बच्चों, हर साल पिछले 8, 10, 12 साल से एक लिस्ट जारी करता है जिसको कहते हैं ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक, ग्लोबली एसआईबी। देखो बच्चों, इसका मैं एसआईबी का मतलब समझा देता हूँ। इनमें दोनों में चीज़ तो कॉमन है, क्या? सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। इंडिया में उसको क्या कहेंगे? डोमेस्टिक कहेंगे, और जब वो वर्ल्ड लेवल पर जारी होता है तो उसको ग्लोबली कहते हैं। तो बच्चों इसका उद्देश्य ये होता है कि देखो पूरी दुनिया में क्या जानते हैं, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंस का डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है बैंकिंग। किसी भी देश की तरक्की के लिए उस देश में बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन किसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर फेल हो जाए तो, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा 1-2 साल पहले इंडिया में एक बैंक था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक, फेल हो गया था। तो फेल ऐसा है ना, बैंकिंग अगर एक बैंक फेल हो जाता है तो पूरे देश की जो इकोनॉमी होती है ना वो कोलैप्स हो जाती है। तो बैंकिंग में भी हर बैंक के फेल होने से ना ऐसा एक बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो कुछ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बैंक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूरी इकोनॉमी को गति देने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे मैं इंडिया में कहूँ तो इंडिया के दृष्टिकोण से अपन देखें तो बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर सपोज करो खुदा न खास्ता कल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर फेल कर जाता है तो पूरे इंडिया की क्या स्थिति हो जाएगी? इंडियन इकोनॉमी की एकदम से पूरी इंडियन इकोनॉमी क्रश हो जाएगी। तो इस ग्लोबली जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का उद्देश्य था कि ऐसे सेलेक्टेड बैंक जो पूरे विश्व लेवल पर बहुत बड़े हैं उनकी लिस्ट तैयार करना, ऐसे बैंकों की लिस्ट करना, पहचान करना और क्या करना। और इन अब पहचान कर ली तो पहचान से क्या होगा? मान लो सपोज करो दुनिया लेवल पे पहचान कर ली एफएसबी ने कि लगभग ये 40 बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है पूरी दुनिया के वैश्विक इकोनॉमी के लिए। तो अब करना क्या है इनका? तो जो ऐसे पहचान कर लेते हैं ना उनकी ज़्यादा और ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है। इन बैंकों पर क्या करती है सरकार या जो भी कोई उनका जो स्टेट कंट्री लेवल पर उसका रेगुलेटर होता है वो और ज़्यादा इनको रेगुलेट करता है और ज़्यादा उनकी मॉनिटरिंग करता है ताकि ये बैंक फेल नहीं हो। तो बच्चों इसी सिस्टम के अनुपालना में एफएसपी जो जारी करता था, ऐसे कई सारे वर्ल्ड लेवल पर बैंक है, जैसे एचएसबीसी है, ड्यूसिया बैंक है, मॉर्गन स्टैनले है, ऐसे बहुत सारे बैंक है वर्ल्ड लेवल पर जिनकी उन्होंने पहचान करी। पर इंडिया का कोई भी बैंक ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसका एक रीजन ये भी है कि टॉप 50 में हमारा कोई बैंक ही नहीं है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड लेवल पे? तो हमारे बैंक बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। तो इसी के पालना में बच्चों आरबीआई भी लाया वर्ल्ड लेवल पे। तो कौन लेके आया था? एफएसपी लेके आया था। इंडिया में कौन लेके आया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आया। इसको भी एक सपना आया कि हम भी क्यों ना कुछ बहादुरी करें। तो 2014 में क्या किया, एक फ्रेमवर्क लेके आ गया। फ्रेमवर्क फॉर किसके लिए? वो तो वैश्विक लेवल पर था, तो ग्लोबल का। यहाँ पे क्या कहेंगे अपन? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीसिप्स कहेंगे इसको हमको। तो इसका लिए फ्रेमवर्क लेके आया और क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, अब 2015 से ऐसे बैंकों की पहचान करेंगे जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और वो बैंक अगर कहीं ना कहीं कुछ उनमें प्रॉब्लम आती है तो देश की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 2015 से ये लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी के अनुपालना में बच्चों अभी जो 2 जनवरी था, कल 2 जनवरी 2023 को इसने आरबीआई ने क्या किया, एक लिस्ट जारी किया। आरबीआई ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया और लिस्ट करके बताया कि कौन से बैंक भारत में डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक है। तो बच्चों इसमें टोटल 3 बैंक थे,
ये आपको लोगों को रट लेना है। दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा उसमें अगर इकोनॉमी आती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो 3 बैंकों को इसमें आरबीआई ने माना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन मान रहा है, तो आरबीआई डिसाइड करता है। तो कौन कौन से बैंक है बच्चों? सबसे बड़ा बैंक तो मैंने बताया दिया था अभी, एसबीआई तो होगा ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है इसमें, एक तो है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक का भी आप जानते हो काफ़ी बड़ा कवरेज है। और साथ ही में तीसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी सिटी में तो बहुत ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं कस्टमर वगैरह हैं। तो ये 3 बैंकों को क्या माना गया? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक माना गया। और ऐसे बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई और ज़्यादा मॉनिटरिंग करता है। कुछ ज़्यादा जो नियम होते हैं ना आरबीआई के बैंकों के लिए, वो और ज़्यादा कड़क होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो कड़क होता है वो होता है, आप सब लोग जानते हो कि बैंकों को क्या करना पड़ता है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, 8% 9% ऐसे। तो इनको जो 3 सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है ना, इनको एडिशनल और ज़्यादा CET1 मेंटेन करना पड़ेगा। एसबीआई के लिए ये 0.60% है, इन 2 बैंकों के लिए 0.20% है। मतलब इन बैंकों को एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर रखनी पड़ेगी ताकि ये बैंक और ज़्यादा मजबूत रहे और इनकी फेल होने की संभावना कम से कम रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।